नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनीता देसाई की, एक ऐसी कहानीकार जो शब्दों से किरदारों के मन की दुनिया रचती हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे यादों, उलझनों और अनकही बातों को अपनी कहानियों में जिंदा कर देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके सबसे मशहूर नॉवेल क्लियर लाइट ऑफ डे से। सीधे उतरते हैं उसकी दुनिया में। जरा सोचिए, पुरानी दिल्ली का एक पुराना जर्जर सा घर, जिसकी दीवारों में, हवा में, हर कोने में यादें बसी हुई हैं। यही है दास परिवार का घर, जहां सालों बाद भाई बहन फिर से इकट्ठा होते हैं और सामना करते हैं उस अतीत का जिसे वो पीछे छोड़ आए थे, पर जो कभी गया ही नहीं। इस कहानी के दिल में हैं दो बहनें, बिम और तारा। बिम जो वहीं रह गई, घर, उसकी जिम्मेदारियां, उसका बोझ, सब उसने ओढ़ लिया। और दूसरी है तारा, जो शादी करके इस सब से बहुत दूर चली गई। और सालों बाद जब वो लौटती है तो यही टकराव, यही अनकहा तनाव कहानी को आगे बढ़ाता है। तो ये जो इतनी गहरी दुनिया रच रही हैं, आखिर वो हैं कौन? चलिए अब मिलते हैं खुद अनीता देसाई से। देसाई का बचपन ना किसी संगम जैसा था। सोचिए, माँ जर्मन, पिता बंगाली, तो घर में जर्मन और बंगाली की आवाजें गूंजती थीं। बाहर दोस्तों के साथ हिंदी, और स्कूल की भाषा थी अंग्रेजी। इतनी सारी भाषाओं और संस्कृतियों के बीच पलने बढ़ने ने उन्हें एक कितना अलग, कितना अनोखा नजरिया दिया। और लिखने का कीड़ा उन्हें बहुत पहले से था। देखिए वो खुद क्या कहती हैं, मेरे परिवार ने मुझे परिवार की लेखिका कहकर मेरे भविष्य को स्वीकार कर लिया। मतलब ये भूमिका उन्हें बचपन में ही मिल गई थी और उन्होंने उसे पूरी तरह से अपना लिया। अच्छा, तो अब बात करते हैं उनके लिखने के अंदाज की, और ये बहुत ही खास है, खासकर जिस तरह से वो समय और यादों के साथ खेलती हैं। जरा इस नोवेल की बनावट को देखिए। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है जो ए से बी तक जाती हो। नहीं, कहानी शुरू होती है आज में, फिर एक झटके में हमें ले जाती है 1947, पार्टीशन के उस उथल पुथल भरे दौर में, फिर उससे भी पीछे किरदारों के बचपन में, और फिर घूमकर वापस आज में लौट आती है। ये एक सफर है जो घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि यादों के धागों से बुना गया है। उपन्यास की ये जो लाइन है ना, ये देसाई की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। उनका मानना है कि जिंदगी कोई सीधी सपाट धारा नहीं है। ये तो कुछ खास लम्हों का, कुछ तीव्र एहसासों का एक गुच्छा है, जैसे कोई बांध हो जिसके फाटक कभी कभी खुलते हैं और यादों और घटनाओं का सैलाब आ जाता है। और इस कमाल की टेक्निक को लिटरेचर में कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना की धारा। इसका सीधा सा मतलब है कि लेखक आपको सीधे किरदार के दिमाग के अंदर ले जाता है, जहां विचार एक के बाद एक नहीं आते बल्कि कूदते फांदते हैं। यादें अचानक कौंध जाती हैं, लॉजिक से नहीं बल्कि एहसासों से सब कुछ जुड़ा होता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल पर, और वो है भाषा का सवाल। सोचने वाली बात है ना? एक इंसान जो जर्मन, बंगाली, हिंदी, इतनी भाषाएं जानता हो, उसने लिखने के लिए अंग्रेजी को ही क्यों चुना? देसाई का जवाब एकदम साफ था। उनके लिए अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टूल था जो भारतीय मन की हर उलझन, हर परत को बयां करने की ताकत रखता था। तो देसाई ने अपना फोकस बाहर की दुनिया से हटाकर किरदारों की भीतर की भाषा पर लगा दिया। उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी सोच, उनके एहसास। उनका मानना था कि इन भावनाओं का, इन विचारों का किसी भूगोल से, किसी देश से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो यूनिवर्सल हैं। और इस तरह उन्होंने एक विदेशी भाषा में भारत की आत्मा को पकड़ने का काम किया। तो चलिए अब इन सारे धागों को जोड़कर देखते हैं कि अनीता देसाई की विरासत आखिर है क्या, और मॉडर्न लिटरेचर में उनका काम इतना जरूरी क्यों माना जाता है। अगर एक लाइन में कहना हो तो अनीता देसाई ने भारतीय अंग्रेजी नॉवेल को एक नई दिशा दी। वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास की पहली बड़ी आवाज बनी। उन्होंने कैमरे का फोकस समाज की बड़ी बड़ी तस्वीरों से हटाकर एक इंसान के मन के अंदर के अंधेरे और उजालों पर कर दिया। उस दौर के दूसरे बड़े लेखकों को देखें तो ये फर्क और भी साफ नजर आता है। जहां दूसरे लोग सामाजिक रीति रिवाजों या आर्थिक सांस्कृतिक समस्याओं पर लिख रहे थे, वहीं अनीता देसाई एक अलग ही सफर पर थीं। वो इंसान के मन की गहराइयों में उतर रही थीं। और दुनिया ने उनके इस हुनर को पहचाना भी। इंसान के मन की इतनी गहरी समझ रखने के लिए उनके काम को दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कारों में से एक, बुकर प्राइज के लिए 2-2 बार शॉर्टलिस्ट किया गया। और यही तो अनीता देसाई का जादू है। वो एक छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी बात कह जाती हैं।
उपन्यास में दास परिवार का जो बंटवारा है, जो अलगाव है, वो असल में 1947 में हुए देश के बंटवारे का ही तो एक आईना है। एक घर का दर्द पूरे देश के दर्द की कहानी बन जाता है। और आखिर में देसाई हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब खुद से कभी ना कभी पूछते हैं। हमारा आज हमारे उस अतीत से कितना बंधा हुआ है जिससे हम चाहकर भी भाग नहीं सकते? क्या हम वाकई कभी अपने अतीत से आज़ाद हो पाते हैं?